गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक के चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसमें कि ये हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हम यूरोपीय यूनियन के एस्टेब्लिश और उनकी विशेषताओं के बारे में समझ चुके हैं। इस पार्ट में हम यूरोपीय यूनियन के शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन के देशों के मध्य किन मुद्दों को लेकर के विवाद हैं, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं उनके लिए खास करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय यूनियन आधुनिक विश्व में ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसने तीनों स्तरों आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य स्तर पर विश्व में अपनी अलग पहचान स्थापित कर चुकी है। अब हम जब यूरोपीय यूनियन की शक्ति के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 3 डायमेंशन के ऊपर में देखते हैं: आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति के रूप में। तो यूरोपीय यूनियन के सर्वप्रथम हम आर्थिक शक्ति के रूप में देखते हैं, जो कि किसी भी देश एवं संगठन के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी आर्थिक शक्ति। इस प्रकार से यूरोपीय यूनियन की भी जो आर्थिक शक्ति है, यूरोपीय यूनियन को विश्व पटल पे एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यूरोपीय यूनियन सबसे 2025 में यूरोपीय यूनियन की जो कुल जीडीपी है वो $17 ट्रिलियन है, जो कि अमेरिका के और चीन के बाद तीसरी नंबर की सबसे अर्थव्यवस्था है। ये यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी पहचान है, उनकी जीडीपी 17 ट्रिलियन जीडीपी यूरोपीय यूनियन के पास में है, जो कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे आता है अर्थव्यवस्था के क्रम में। यूरोपीय यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यूरोपीय यूनियन का जो योगदान है वो लगभग 15% का है। 20 देशों में यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो साझा मुद्रा है। यह डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी मजबूत मुद्रा है। हम आपको पता होना चाहिए कि 27 देश है यूरोपीय यूनियन में, जिसमें से कि 20 देश अपने मुद्रा के रूप में यूरो को मानता है। साथ ही साथ 5th नंबर की जो विशेषता है सहायता और निवेश को लेकर के, जो यूरोपीय यूनियन है विश्व के विकासशील देशों को सर्वाधिक आर्थिक सहायता देता है। यानी यह एक प्रकार से यूरोपीय यूनियन की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है। अब हम इसके दूसरे डायमेंशन को देखेंगे, जो कि राजनीतिक शक्ति के रूप में है। तो यूरोपीय यूनियन की राजनीतिक शक्ति किस प्रकार की है: लोकतांत्रिक और संस्थागत व्यवस्था के रूप में, साझी विदेश नीति के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में और विस्तार के रूप में। तो जब हम लोकतांत्रिक और संस्थागत व्यवस्था के रूप में बात करें तो यूरोपीय पार्लियामेंट, काउंसिल और कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसी संस्थाएं हैं यूरोपीय यूनियन के पास, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि के शासन की मजबूती का प्रतीक है और इसको मजबूती प्रदान करता है। साझी विदेश नीति की जब हम बात करें, ईयू कई वैश्विक मुद्दे जैसे कि जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद जैसे और विश्व व्यापार जैसे मुद्दों पर एक सामूहिक आवाज़ बन करके कार्य करता है। और साथ ही साथ अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से विदेश नीति को लेकर के इन सभी देशों के मध्य आपस में कभी कभी विवाद जैसा भी मुद्दा जो है उत्पन्न हुआ। अब हम सॉफ्ट पावर की जब हम बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन सैन्य दबाव से नहीं बल्कि कूटनीतिक, व्यापार और मूल्यों के प्रभाव से डालता है इनका जो सॉफ्ट पावर है, क्योंकि ये डेवलप इकोनॉमी माने जाते हैं और विकासशील देशों के लिए, जैसे कि हमने देखा कि ये अपने सॉफ्ट पावर के रूप में इनका ये प्रयोग भी करते हैं कि उनको आर्थिक सहायता पहुंचाते हैं, जिससे कि उन सभी विकासशील देशों का झुकाव जो है इनकी तरफ बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें अगर हम देखें सॉफ्ट पावर के रूप में, तो पेरिस एग्रीमेंट जो जलवायु समझौता था, उसके साथ साथ जो मानवाधिकार कानून है, ईयू, इन दोनों चीज़ों में यूरोपीय यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसके जब हम विस्तार की बात करते हैं तो 6 देशों से ये स्टार्ट हुआ था और वर्तमान समय में इसमें टोटल 27 देश है। इसमें टोटल 28 देश थे, एक ब्रिटेन जो है निकल चुका है, जिन चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे ब्रेग्जिट के बारे में। तो ये दर्शाता है कि ईयू की राजनीतिक आर्थिक शक्ति कितनी मजबूत है। और
नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो ईयू की सैन्य शक्ति के बारे में है। ईयू की सैन्य शक्ति सीमित है लेकिन प्रभावशाली है, क्योंकि यह सॉफ्ट पावर के साथ साथ शांति स्थापना और सुरक्षा सहयोग पर आधारित है। नाटो के साथ इनका संबंध है। अधिकांश ईयू के जो देश है वो नाटो के भी सदस्य हैं। नाटो जो 1949 में बनाया गया था, ये अमेरिकी गुट के द्वारा बनाया गया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो एक शीत युद्ध के समय में दो सैनिक गुट बनाए गए, जो पहला जो था वो नाटो था और दूसरा सोवियत यूनियन के द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया था। तो वर्तमान समय में अधिकतर यूरोप के जो देश है वो नाटो के सदस्य बने हुए हैं। तथा ईयू की जो है सामूहिक रक्षा नीति नाटो के सहयोग से चलती है। कॉमन सिक्योरिटी और डिफेंस पॉलिसी है इन सभी देशों के मध्य में। यूरोपीय यूनियन के कई शांति मिशन अफ्रीका, बाल्कन और पश्चिमी एशिया में चलाए जा रहे हैं। यह बताता है कि यूरोपीय यूनियन अपनी सेना को शांति बनाए रखने के लिए प्रयोग करता है, न कि आक्रामकता के लिए प्रयोग करता है। सैन्य शक्ति में जो तीसरे नंबर की जो विशेषता है वो है रक्षा सहयोग के बारे में। यूरोपीय देशों के मध्य संयुक्त हथियार निर्माण, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। इसके बाद में जो चौथा है वो शांति की शक्ति यानी कि पावर ऑफ पीस। यूरोपीय यूनियन को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। यह इसे यूरोप में शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकार को मजबूत करने के लिए दिया गया था। जब हम 5th नंबर की बात करें तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय यूनियन के पास दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सर्वाधिक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, और एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे फैक्ट डालते हैं तो आपका मार्क्स ज़रूर बढ़ता है और एग्जामिनर आपको ज़रूर अच्छे नंबर देते हैं। ईयू के सदस्य देश फ्रांस के पास जो है परमाणु हथियार भी है। अब जब हम इसकी निष्कर्ष को देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यूरोपीय संघ एक ऐसा महाशक्ति मॉडल है जहां शक्ति का अर्थ केवल सेना नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक एकता और शांति आधारित कूटनीति से है। यूरोपीय यूनियन आज की दुनिया में एक सॉफ्ट सुपर पावर है जो ये दिखाता है कि बिना युद्ध के भी शक्ति हासिल की जा सकती है, और सभी देशों के लिए और संगठनों के लिए यूरोपीय यूनियन एक मॉडल के रूप में है, जिससे कि बहुत सारे देश और बहुत सारे संगठन यूरोपीय यूनियन से सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में एकत्र होकर के ये सभी देश अपने समाज को विकसित बना रहे हैं दिन प्रतिदिन, और शांति और सद्भावना के लिए कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं। चलिए साथ ही साथ इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों को ज्वाइंट करके भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपसे। अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि यूरोपीय यूनियन की शक्ति की चर्चा कीजिए और साथ ही साथ इसका आलोचनात्मक विवरण दीजिए, तो जब आलोचनात्मक विवरण के बारे में आपसे पूछा जाए तो यूरोपीय यूनियन की शक्ति के बारे में तो आप सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति जो हमने ऊपर बताया इस चीज़ को आप बताइए। और साथ ही साथ जब इसके आलोचनात्मक विवरण आपसे पूछा जा रहा है तो आप आलोचनात्मक विवरण में इन पॉइंटों को आप मेंशन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। तो यूरोपीय संघ के भीतर जो मतभेद और विवाद है, इन चीज़ों को हम देखते हैं, जो कि एक आलोचना के रूप में आप एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन उत्तर लिखते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो इसमें पॉइंट है वो आर्थिक असमानता एवं कर्ज का संकट है। यूरोपीय यूनियन के अंदर सभी सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो जर्मनी और फ्रांस जैसे देश आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध है, और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें ग्रीस और पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश जो है वो कमज़ोर भी है, जिनके ऊपर में काफ़ी कर्ज है। 2008 की अगर हम बात करें तो वैश्विक आर्थिक मंदी के समय में ग्रीस पर काफ़ी कर्ज बढ़ गया था, लेकिन यूरोपीय देशों के द्वारा ग्रीस को बचाने के लिए बेल आउट पैकेज नाम की घोषणा की गई, जिसके तहत रूस को आर्थिक रूप से जो है सहयोग प्रदान किया गया था।
जब इसमें हम दूसरे पॉइंट को देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम संघीय नियंत्रण, तो पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य यह मानते हैं कि यूरोपीय यूनियन की नीतियां उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। आपने देखा होगा कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य देश कहा जाता है भारत को, तो भारत में भी कई बार ऐसे राज्यों के द्वारा क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि भारत में जो केंद्र सरकार है वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो यूरोपीय यूनियन एक सरकार के रूप में तो कार्य नहीं करती है, एक संगठन है, लेकिन कुछ वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं वो कॉमन बॉडीज़ है जिनको लेकर के कई बार पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि ये देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कार्य करती है। यूरोपीय आयोग द्वारा इन देशों के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन पर कार्रवाई किया गया था। इन देशों का मानना है कि यूरोपीय यूनियन को उनके संविधान, न्यायपालिका और मीडिया नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो प्रशासन और आर्थिक प्रवासन यानी माइग्रेशन और आर्थिक संकट के बारे में है। 2015 के बाद सीरिया और अफ्रीका से लाखों शरणार्थी यूरोप पहुंचे थे। जर्मनी ने इनका स्वागत किया, लेकिन हंगरी और पोलैंड और चेक गणराज्य ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शरणार्थी के मुद्दे पे किस तरीके से इनके मध्य एक जैसा मत नहीं है। साथ ही साथ साझा मुद्रा के ऊपर में भी इनके बीच में विवाद रहा है। ईयू के सभी सदस्य देशों ने यूरो को स्वीकार नहीं किया है। टोटल इसमें 27 देश हैं, जिसमें से 20 देश ही यूरो को स्वीकार करते हैं। जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन ने अपनी मुद्रा बनाई रखी है। उनका ऐसा मानना है कि साझा मुद्रा से देश की वित्तीय स्वतंत्रता खत्म होती है। इस वजह से उन्होंने साझी मुद्रा को अपना करके नहीं, अपने खुद के देश का मुद्रा जो है उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इन देशों के मध्य में पर्यावरण और कृषि नीति को लेकर के भी विवाद रहा है। फ्रांस जैसे देश चाहता है कि किसानों को अधिक सब्सिडी मिले, वहीं जर्मनी और नीदरलैंड चाहता है कि पैसा हरित तकनीक और जलवायु नीति में लगाया जाए। अब इन्हीं चीज़ों को ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप इन क्वेश्चन को इतने में कंप्लीट कर सकते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसे हमें कवर करना था इसमें, वो है ब्रेग्जिट को लेकर के। ब्रेग्जिट को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में आज से कुछ समय पहले तक 28 देश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में टोटल इसमें 27 ही देश है। और एक फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि जो यूरोपीय यूनियन का जो सबसे लेटेस्ट मेंबर देश है वो क्रोएशिया है। यहाँ पे हम ब्रेग्जिट को समझते हैं कि ब्रेग्जिट क्या है। तो ब्रिटेन ने 2016 में जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने का निर्णय लिया था। 2020 में ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से ईयू को छोड़ दिया। तो दरअसल ब्रेग्जिट जो है नाम दिया गया इसी जनमत संग्रह को ब्रेग्जिट कहा गया था। ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया था कि हमें यूरोपीय यूनियन के साथ में रहना चाहिए या यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को ब्रेग्जिट कहा गया था। तो ब्रेग्जिट के कुछ मुख्य कारण थे, वो प्रवासन पर नियंत्रण की मांग थी, जो माइग्रेशन पॉलिसी थी उन चीज़ों को लेकर के, आर्थिक नियम से असहमति थी ब्रिटेन की कुछ, और साथ ही साथ राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा का हवाला दिया गया। इन मुद्दों के ऊपर में ब्रेग्जिट कराया गया था और ब्रिटेन 2020 में अपने आप को औपचारिक रूप से ईयू से अलग कर लेता है। ईयू के इतिहास में ये सबसे बड़ा राजनीतिक झटका था। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।